हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th NCERT ज्योग्राफी की किताब भारत भौतिक पर्यावरण चल रही है। आज आपका इस क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने आसपास के परिवेश में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उगते हुए देखा होगा। इनमें से कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो मानव की सहायता से उगते हैं, जैसा कि आप लोग अपने घरों में देखते हैं। आपके घरों में जो फुलवारी होती है या फिर जो गमले लगे होते हैं, उनमें हमारे द्वारा या तो बीज बोए जाते हैं या फिर पौधों को रोप कर पौधे तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही जो खेत वगैरह होते हैं जिनमें किसान अपनी फसल उगाते हैं, उन खेतों में या तो किसान बीजों को बोता है या फिर फसलों की पौध को रोपता है। तो ऐसे करके फसल तैयार होती है। इन सब के अलावा कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं। तो इस प्रकार उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। और इसकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं ये वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। हालांकि भारत में जो जैव विविधता है उसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भारत में जो मिट्टी है, यहाँ की जो प्रादेशिक जलवायु है, उसमें अंतर है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता जो पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु परिस्थिति के आधार पर जो भारतीय वन है, इनको निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला आ जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उष्णकटिबंध के बारे में हमने आपको बताया था। इक्वेटर लाइन जो आपकी है, इसके आसपास जो उगने वाले वन हैं, यानी इक्वेटर लाइन के आसपास जो वन उगते हैं, वो सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। तो इन वनों की विशेषताओं के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां पर अल्पकालिक शुष्क ऋतु होती है, यानी यहाँ पर बहुत कम समय के लिए शुष्क ऋतु होती है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर हरे रहते हैं, और वर्ष भर हरे रहने की वजह से, वर्ष भर इनमें पत्तियां रहने की वजह से इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहा जाता है। इन वनों की जो शुद्ध प्राथमिकता है, इन शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, वो भी अन्य प्रकार के वनों से सर्वाधिक होती है। ये वन जो है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पहाड़ियों पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो भारत की पहाड़ियां उन पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। देखिए, ये वन जो है सघन होते हैं और परतों वाले होते हैं, जहां पर भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं, और इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो वृक्षों की लंबाई है वो 60 मीटर या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। देखिए, इन वनों में प्राय घास अनुपस्थित होती है। इन वनों की खास बात यह है कि दिन के समय में भी इन वनों के धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। दिन के समय में भी यहाँ पर अंधकार सा छाया रहता है। इन वनों की जो लकड़ी होती है वो अधिक कठोर और भारी होती है, और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण लकड़ी वाले पेड़ होते हैं वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें काटना, इनका दोहन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो आर्थिक दृष्टि से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। देखिए, इनमें पाई जाने वाले जो मुख्य वृक्ष प्रजातियों के पौधों में सिनकोना, रोजवुड, महोगनी, आर्किड, फर्न, आबनूस, बांस और ताड़ हैं। तो ये पौधे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। देखिए, इन वनों का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। देखिए, ये वन जो है ये सदाबहार वन और आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्यवर्ती भाग में ये वन पाए जाते हैं। भारत में अर्ध सदाबहार वन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सह्याद्री पर्वतमाला में और मेघालय के पठार पर ये पाए जाते हैं। देखिए, ये वन जो हैं ये आर्द्र सदाबहार वनों से कम घने होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आर्द्र सदाबहार वन जो हैं वो घने होते हैं और परतों वाले होते हैं, जबकि
ये वाले जो वन है यानी अर्ध सदाबहार जो वन है ये आर्द्र सदाबहार वनों से कम घने होते हैं और इसकी वजह से इनका दोहन करना आसान होता है। देखिए ये जो अर्ध सदाबहार वन वाले इलाके हैं यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की वजह से इन वनों का अत्यधिक दोहन हुआ है और इनका अत्यधिक विनाश भी हुआ है। यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियों में साइडर, होलक, लॉरेल, चंपा और केल जो हैं ये प्रमुख प्रजातियां हैं। अब आगे यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन का विकास किया था और उस समय जब रेलवे लाइन का विकास किया गया था तो रेलवे के जो पटरी के बीच में स्लीपर होते हैं उस समय लकड़ी के होते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने अंधाधुंध पैमाने पर वनों का दोहन किया। इन्होंने जो है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में जहाँ पर ओक के वृक्ष पाए जाते थे उनके स्थान पर चीड़ के पेड़ उगवाए, क्योंकि चीड़ के पेड़ों से रेल के स्लीपर बनाए जाते थे। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ की जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उस संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ कर दिया। इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव या फिर निगेटिव इफेक्ट पड़ा। दूसरे प्रकार के वनों में आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्णपाती का मतलब होता है अपने पत्ते गिराने वाले वन। देखिए ये वन जो हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक विस्तृत भाग में पाए जाते हैं, यानी भारत के बड़े हिस्से में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले है आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बसंत और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में ये वृक्ष जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वनस्पति भी कहा जाता है। लेकिन इन वनों के प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, शिवालिक में हिमालय के पर्वतपदीय पहाड़ियाँ, भाबर और तराई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में सागवान, साल, चंदन, शीशम, महुआ, हुर्रा, अमलतास, बैंत, कुसुम, सहतूत, सैमल और बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन की बात करें तो चंदन के वृक्ष जो हैं मुख्यतः कर्नाटक रीजन में पाए जाते हैं। देखिए इन वनों का जो वाणिज्यिक महत्व है बहुत ज़्यादा है, तो वाणिज्यिक महत्व के पेड़ों की प्रजातियां इन वनों में अधिक पाई जाती हैं। इसके बाद इसी में दूसरे प्रकार के आ जाते हैं, वो हैं शुष्क पर्णपाती वन। देखिए शुष्क पर्णपाती वन देश के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर ये वन जो है कांटेदार वनों के रूप में मिलते हैं। देखिए ये वन जो है मुख्यतः यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बिहार आदि रीजन में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन जो है पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। जहाँ पर सागवान और अन्य पेड़ों के बीच में हरी भरी घास होती है तो वहाँ पर ये पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। शुष्क ऋतु शुरू होते ही ये जो वन है इनके पेड़ पत्तों को झाड़ देते हैं और घास के मैदान में ये नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड ये प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एक दिवसीय एग्जाम में कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बीड़ी जो है तेंदू वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है। तीसरे प्रकार के वन आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहां पर मैं एक बात का करेक्शन करना चाहूँगा, आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में 50 सेंटीमीटर से कम लिखा हुआ है, जबकि अन्य स्टैंडर्ड किताब में 70 सेंटीमीटर से कम लिखा हुआ है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि कई जगह पर एनसीईआरटी में भी त्रुटियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि हम आपको पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं। देखिए इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें जो है पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र इनमें शामिल हैं। देखिए इन वनों में जो पौधे होते हैं लगभग पूरे वर्ष पड़ रहित रहते हैं। पड़ रहित का मतलब पत्ते रहित रहते हैं
और झाड़ियों जैसे देखने को मिलते हैं। देखिए शुष्क जो वन होते हैं उनके जो वृक्ष होते हैं उन्हें अपने आप को सर्वाइव करना होता है, यानी जिंदा रखना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पत्तियां गिराने की वजह से उनमें जो बाष्पोत्सर्जन है वो नहीं होता है, क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर पौधों में पानी की कमी हो जाएगी और पौधे मर जाएंगे। तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पर कम वर्षा होती है, वहाँ के पेड़ पौधे या तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं या फिर अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन ना हो और पेड़ पौधे अपने आप को लंबे समय तक सर्वाइव रख सकें, जिंदा रख पाएं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, नागफनी और कैक्टस इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। यहाँ पर पलास के बारे में बताया गया है। देखिए पलास का जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो पलास को जो है जंगल की आग भी कहा जाता है, ये फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलास का जो फूल है यह उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। चौथे प्रकार के वनों में आ जाते हैं आपके पर्वतीय वन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आप ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है और तापमान घटने के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। तो जो पर्वतीय वन है इन वनों को 2 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इनमें एक तो है उत्तरी पर्वतीय वन। देखिए यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय वन से आशय भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत अवस्थित है, तो हिमालय के जो वन है उन्हें उत्तरी पर्वतीय वन के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई और वर्षा के आधार पर जो वनस्पति है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस अंतर की वजह से हमने जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जो वनस्पति है इसको निम्न भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो हिमालय के जो गिरिपाद हैं, यानी ये वाला जो हिमालय का रीजन है गिरिपाद है, तो हिमालय के गिरिपद पर 1000 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पर इसमें आते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए ये वन जो है 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें देखिए इन वनों में जो है ओक और चेस्टनट के जो पौधे हैं ये पूर्वी हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी जो आपका पूर्वी हिमालय प्रदेश का मतलब जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहां पर ओक और चेस्टनट के पौधे पाए जाते हैं। जबकि चीड़ और पाइन जो है आपके पश्चिमी हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय रीजन से आशय जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल रीजन जो है ये पश्चिमी हिमालय वाला रीजन है। तो इन क्षेत्रों में जो है चीड़ और पाइन वाले पौधे जो हैं इनकी प्रधानता पाई जाती है। चीड़ के बारे में बताया गया है। देखिए चीड़ वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है और इससे जो है तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग साबुन, पेंट बनाने और कागज उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा चिनार और वालन के जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी का प्रयोग कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए किया जाता है और ये जो पेड़ हैं ये पश्चिमी हिमालय रीजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति है देवदार की लकड़ी बहुत ज़्यादा ठोस होती है। तो देवदार के वन भी जो हैं ये भी हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसी में तीसरे प्रकार के जो वन हैं वो हैं शुष्क शीतोष्ण वनस्पति। देखिए जैसे जैसे हिमालय में आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार की शुष्क शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए इनमें ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इसी में इस रेंज में इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर पाए जाते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वन जो है ये 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगते हैं और अल्पाइन वनों के साथ साथ वहाँ पर चरागाह भूमियाँ भी पाई जाती हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और भूटिया जो हैं इन चरागाहों का प्रयोग जो है पशुचारण के लिए करते हैं। 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो है पहाड़ के टॉप पर जो है यानी हिमालय के जो टॉप है, हिमालय का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति में यहाँ पर मांस और लाइकन आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर नोट के रूप में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ बताया गया है शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं इन पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये इस तरह से हिमालय आपका फैला हुआ है। तो इस साइड से जो हिस्सा है हिमालय का ये साउथ वाला हिस्सा है और इधर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वाला हिस्सा है। तो नॉर्थ वाले हिस्से में जो है चूंकि यहाँ पर वर्षा वगैरह होती नहीं पाती है तो यहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है। जबकि दक्षिण वाला जो वाला हिस्सा है यहाँ पर वर्षा जो अच्छी खासी होती है तो यहाँ पर वनस्पति की प्रधानता देखने को मिलती है। पर्वतीय वनों का दूसरा प्रकार दक्षिणी पर्वतीय वन है। देखिए दक्षिणी पर्वतीय वन
प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों के पर पाए जाने वाले वन हैं और ये मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाओं पर। चूंकि पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय खंड उष्णकटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ की श्रृंखलाएं भी उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ये लगभग 1500 मीटर है। देखिए, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई है वो हिमालय की तुलना में कम है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं अधिकतम रूप में 1500 मीटर ऊंचाई तक की हैं। यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो ऊंचाई वाला रीजन है इसमें शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जबकि पर्वत श्रृंखलाओं के निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी जो निचला क्षेत्र है इसमें उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति खास करके पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी परीक्षा में भी पूछा गया है, इसके अलावा स्टेट पीसी परीक्षाओं में पूछा गया और एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा गया है कि शोलास किस प्रकार के वन हैं। शोलास जो है शीतोष्णकटिबंधीय वनों को कहा जाता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है। इन्हें शोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, यूकेलिप्टस, एल्म और वेटल इत्यादि प्रमुख हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड के दक्षिणी भाग के अलावा ये वन जो है प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और मैकाल श्रृंखला, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पर यूकेलिप्टस के बारे में बताया गया है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से इसको जो है पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। 5वें प्रकार के वनों में आ जाते हैं वेलांचली और अनूप वन। देखिए, वेलांचल या अनूप वन से आशय दलदली या फिर जो जलमग्न भूमि है उससे है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र भूमि और अनूप आवास पाए जाते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो काला वाला जो आप खंड देख रहे हैं ये वेलांचली और अनूप वन वाला खंड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वेलांचली या अनूप वन वाला खंड है। तो भारत में जो वेलांचली या अनूप वाला जो क्षेत्र है, यानी आर्द्र क्षेत्र है, इसके लगभग 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये आर्द्र भूमि, वेटलैंड है। उड़ीसा में चिल्का लेक और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों के अधिवेशन यानी रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित आवास हैं। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कुल 85 आर्द्र भूमियां जो हैं ये रामसर सूची में शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने अगस्त 2024 तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो यहाँ पर रखा है। यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर कुल 85 आर्द्र भूमियां हैं जो कि रामसर सूची में शामिल हैं। देखिए, हमारे देश की जो आर्द्र भूमियां हैं इनको 8 वर्गों में रखा गया है। यहाँ पर पहला वर्ग है दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून और अन्य आर्द्र भूमियाँ। राजस्थान, गुजरात और कच्छ की जो खारे जल की वाली जो भूमियाँ वो आ जाती हैं। गुजरात राजस्थान से पूर्व में और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली जो झीलें हैं, जलाशय हैं, ये आ जाते हैं। भारत के जो पूर्वी तट है उसका जो डेल्टाई आर्द्र भूमि है या लैगून इत्यादि है, पूर्वी तट पर जो चिल्का झील वगैरह है वो सब इसमें शामिल है। इसके अलावा गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले जो कच्छ क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के जो कच्छ और अनूप क्षेत्र हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर और लद्दाख की जो पर्वतीय झीलें हैं, नदियां हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र ये सब शामिल हैं। अब देखिए, मैंग्रोव वनों के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंग्रोव जो है लवण कच्छ हैं, लवड़ी दलदल हैं। लवड़ी दलदलों में उगने वाली जो वनस्पति होती है उन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो मैंग्रोव लवण कच्छ जो है ज्वारी संकड़ी खाड़ी, पंख मैदानों, पंख का मतलब दलदली, एक प्रकार के दलदल वाले जो मैदान है, पंख मैदानों, ज्वारनद के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। ज्वारनद का मतलब क्या होता है, जब नदी सीधा समुद्र में जाके गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती है, तो वहां पर ज्वारनद का निर्माण होता है। तो ऐसे मुहानों पर मैंग्रोव वनस्पति उगती है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति में भी बहुत सारी जो वनस्पति होती है ये लवण से न प्रभावित होकर पेड़ पौधे वाली होती है। यहाँ पर देखिए, मैंने लेटेस्ट आंकड़ा रखा है जो आपकी अभी वर्तमान में 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 में। इसके अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञातव्य है कि वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन में भारत की जो हिस्सेदारी है 3% है। यानी वैश्विक स्तर पर जितने भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उनका 3% वन जो है भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। देखिए, सुंदरवन डेल्टा में इनका जो
क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और जो कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर भारत में वन आवरण के बारे में बात की गई है। देखिए, वन आवरण को जानने से पहले हमें वन क्षेत्र, वन आवरण और वृक्षावरण को जानना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी वन क्षेत्र में और वृक्ष आवरण में और वन आवरण में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यानी वृक्ष आवरण क्या होता है, वन आवरण क्या होता है। तो सबसे पहले हमें तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आवश्यक है कि वन क्षेत्र क्या है, वृक्षावरण क्या है और वन आवरण क्या है। देखिए, वन क्षेत्र जो है राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र होता है, चाहे भले वहाँ पर पेड़ हों या ना हो। अगर किसी राज्य का राजस्व विभाग उस क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर देता है तो वो क्षेत्र वन कहलाएगा। जबकि वन आवरण की बात की जाए तो वन आवरण का मतलब होता है कि जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति उगती है, जहाँ पर जो क्षेत्र वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ है, तो वही क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत माना जाता है। वन आवरण की जो पहचान है ये वायु चित्रों के जरिए, यानी जो एरियल सर्वे करवाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर या वायुयान से जो एरियल सर्वे करवाए जाते हैं या सैटेलाइट से जो इमेज ली जाती हैं, उनके आधार पर वन आवरण की पहचान की जाती है। तीसरा है यहाँ पर वृक्षावरण। देखिए, वृक्षावरण का मतलब ये है कि जो सड़कों के किनारे आपने देखा होगा जो वृक्ष रोपे जाते हैं, पार्कों वगैरह में जो वृक्ष रोपे जाते हैं, या फिर आप लोग जो पेड़ लगाते हैं, वो सब वृक्षावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब आपके मन में वन क्षेत्र, वन आवरण और वृक्षावरण का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। राजस्व विभाग के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं, यानी कि हमारे देश का लगभग 23.28% भाग जो है ये वन क्षेत्र है। अभी हाल में ही जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट आई है, यानी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 वाली, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो हमारे देश का वास्तविक वन आवरण है ये केवल 21.71% है। यानी हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में हमारे यहाँ वास्तविक वन आवरण है। देखिए, ध्यान देना, ये वन आवरण है, इसमें वृक्षावरण शामिल नहीं है, केवल ये वन आवरण है। वहीं देश में कुल वन आवरण और वृक्षावरण जो है ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये दोनों आंकड़ा जो दिया गया 24.62% का, इसमें देश का कुल वन आवरण और वृक्षावरण शामिल है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 13.97% सघन वन है, 42.92% जो है मध्यम सघन वन है और 43.02% खुले वन से आच्छादित क्षेत्र है। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सर्वाधिक बनावट वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं उनके बारे में बताया गया कि भारत के जो 5 शीर्ष राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बनावट पाया जाता है, बनावट क्षेत्रफल पाया जाता है, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर आ जाता है एमपी। एमपी में जो है 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर में है। उड़ीसा में जो है 52,156 वर्ग किलोमीटर में है और महाराष्ट्र में जो है 50,798 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वन क्षेत्र है। तो ये शीर्ष 5 राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा बनावट वाले राज्य हैं। सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले राज्य, देखिए ध्यान देना, प्रतिशत का मतलब होता है कि राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत भाग पर वन मौजूद हैं। तो सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मिजोरम। मिजोरम का जो राज्य का क्षेत्रफल है 100% क्षेत्रफल में से 84.53% भाग पर जो है वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आपका जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जितना राज्य का क्षेत्रफल है उसके 79.33% भाग पर वन पाया जाता है। मेघालय आ जाता है। मेघालय का जो क्षेत्रफल है उसके 100% में से 76% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। मणिपुर का जो क्षेत्रफल है उसके 74.34% भाग पर वन पाए जाते हैं। नागालैंड का जो क्षेत्रफल है, नागालैंड के क्षेत्रफल में से 73.90% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले शीर्ष 5 राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। अब तक तो हमने राज्यों की बात की थी, अब हमने राज्यों के साथ साथ इसमें जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो भी शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत वाला हिस्सा पूछ रहे हैं हम कि सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाला हिस्सा किन राज्यों में है। तो सबसे पहले स्थान पर आ जाता है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 100% क्षेत्रफल में से 90.33% भाग पर जो है वन क्षेत्र बनावट पाया जाता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका मिजोरम। थर्ड पर आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप। चौथे पर अरुणाचल प्रदेश है और 5वें पर मेघालय आ जाता है। आगे यहाँ पर 5 न्यूनतम बनावट क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात की गई है, यानी ऐसे राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा कम बनावट क्षेत्रफल पाया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पर आ जाता है आपका हरियाणा। ये हरियाणा का जितना राज्य का क्षेत्रफल है उसके मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है पंजाब। थर्ड पर आपका है गोवा। चौथे पर सिक्किम है। 5वें पर बिहार आ जाता है। देखिए जो आपका
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर बनावट कम होने का रीजन ये है कि इन्हीं क्षेत्रों में हरित क्रांति की स्टार्टिंग की गई थी। तो जिस समय हरित क्रांति की स्टार्टिंग की गई थी तो उस समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो यहाँ के बनावट को हटाकर यहाँ पर खेतों का विस्तार किया गया था। तो यहाँ पर बनावट को हटा के खेतों का विस्तार करने की वजह से यहाँ पे बनावट जो है कम है। इसके अलावा यहाँ पर शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्राधारी राज्य बताए गए हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो हैं बनावट को तो याद कर लेते हैं लेकिन वृक्षावरण को भूल जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वृक्षावरण का मतलब ये होता है कि जो वृक्ष मानव के द्वारा रोपे जाते हैं उनसे इसका आशय है। तो शीर्ष 5 वृक्षावरण क्षेत्रधारी राज्यों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है, सेकंड पर आपका राजस्थान है, थर्ड पर एमपी आ जाता है, चौथे पर कर्नाटक है और 5वें पर यूपी आ जाता है। जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है 1952-1988, इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.3% भाग जो है वनाच्छादित होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी कम है। अगर हम वर्तमान में देखें तो हमारे यहाँ कुल बनावट और वृक्षावरण जो है ये हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। जबकि यही वन नीति ये कहती है कि पर्वतीय इलाकों में जो बनावट है वो 66.67% होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वन संरक्षण की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन न केवल हमारे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ बनाने में भूमिका निभाते हैं, बल्कि जो मानव की ज़रूरतें हैं, यानी हमारी जो आधारभूत जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो विभिन्न संसाधन हैं, उनकी आपूर्ति में भी, इसके अलावा जो वन्य जीव जंतु हैं उनके आवास के रूप में भी उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी और इसे 1988 में संशोधित किया गया था। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार जो है सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास भी करेगी। इसके अलावा सरकार जो है स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखकर उनको भी पूरा करेगी। नई वन नीति के यहाँ पर उद्देश्य बताए गए हैं, जैसा कि हमने आपको क्लियर कर दिया था कि देश में 33% भाग पर वन लगाना है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना है और बाढ़ और सूखा नियंत्रण प्रोग्राम चलाने हैं। इसके अलावा सामाजिक वानिकी और वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना है। तो ये जो वन नीति लाई गई थी 1952 में, 1988 में संशोधित की गई है, इसके आधार पर कुछ कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सामाजिक वानिकी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है कि इसमें समाज के सभी लोगों को शामिल करके जो आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो परिवेश है, वहाँ पर वन रोपण करना, उनका वन का प्रबंध करना। तो इसका अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा और ऊसर भूमि पर वनारोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला आ जाता है इसमें शहरी वानिकी। शहरी वानिकी का मतलब ये है कि शहरों में और उनके आसपास का जो निजी और सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक भूमि का मतलब जैसे ग्रीन पट्टी, हरित पट्टी है, सड़कों के दोनों ओर हरित पट्टी बनाना, पार्क हैं, सड़कों के साथ जो जगह है, औद्योगिक या फिर व्यापार स्थल है, वहाँ पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध करना, ये सब शहरी वानिकी में आ जाता है। ग्रामीण वानिकी में एक तो आ जाती है कृषि वानिकी और दूसरा आ जाता है समुदाय कृषि वानिकी। तो इनको बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कृषि योग्य या फिर बंजर भूमि है उस पर पेड़ और फसलें लगाना। समुदाय वानिकी का मतलब ये है, समुदाय वानिकी में जो ग्राम समाज के सभी लोग होते हैं वो सब शामिल होते हैं। तो इसमें जैसे गांव का चरागाह है, मंदिर भूमि है, सड़कों के दोनों ओर जो हिस्सा है, नहर किनारे है, रेल की पटरी के साथ जो पटरी है, विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। देखिए समुदाय वानिकी का उद्देश्य ये है कि इस पूरे समुदाय को लाभ पहुँचे, यानी जो वन संसाधन है गाँव का उसका पूरे समुदाय को लाभ पहुँचे, किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में संसाधन ना रहे। तो इस योजना का एक उद्देश्य जो है ये भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है, तो ऐसे करके वो जो वन संसाधन है उनसे वंचित रह जाते हैं। तो समुदाय वानिकी के तहत ऐसे जो भूमिहीन लोग हैं उनको वानिकीकरण से जोड़ा जाता है और इससे उन्हें वे लाभ पहुँचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं, यानी इन्हें वो लाभ मिलते हैं जो केवल भूस्वामियों को मिलते हैं। तो वो लाभ इस समुदाय वानिकी के जरिए इन भूमिहीन किसानों को भी मिल जाता है। तीसरा है यहाँ पे फार्म वानिकी। देखिए फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान जो है अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या फिर दूसरे पेड़ लगाते हैं और वन विभाग इसके लिए छोटे या फिर मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे या फिर सब्सिडी पर पौधे प्रोवाइड करवाता है। अब आगे यहाँ पर वन्य प्राणियों के बारे में बात की गई है। देखिए विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से लगभग 4 से 5% किस्में जो भारत में पाई जाती हैं और हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जो जैव विविधता पाई जाती है, इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पर बड़े पैमाने पर जैव विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जैव विविधता इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी
हमारे यहाँ वन प्राणियों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके कुछ कारण बताए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए वनों का दोहन किया जा रहा है, इससे वन प्राणियों के आवासों की क्षति हो रही है। इसके अलावा खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों इत्यादि के लिए वनों को साफ किया जा रहा है, इससे भी वन क्षेत्र कम हो रहा है। तो आवास कम होने से वन प्राणियों की संख्या कम हो रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के द्वारा चारा, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों को काटा जाना। इसके अलावा अब तो नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले जो हमारे यहाँ रजवाड़े थे या फिर जो संभ्रांत लोग थे, यानी कि जो मजबूत कंडीशन वाले जो लोग थे, ये वनों में शिकार करते थे। तो शिकार क्रीड़ा की वजह से भी बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए थे। जैसे आपने चीता के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय चीता था वो 1952 में विलुप्त हो गया था। रीजन क्या था कि एक राजा ने उसका शिकार कर लिया था, तो उसके बाद वो चीता विलुप्त हो गया था हमारे देश से। तो रजवाड़ों और संभ्रांत वर्गों के द्वारा शिकार क्रीड़ा जो होती है उससे भी वन प्राणियों को क्षति पहुंचती है, उनकी संख्या कम होती है। या फिर जंगलों की आग है जिसको दावानल कहा जाता है, उसके लगने की वजह से भी प्राणियों की संख्या जो कम हो जाती है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, देखिए भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ था, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए अधिनियम के तहत जो अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियां हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, इनको कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को बाद में 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान की बात की जाए, देखिए यहाँ पर मैंने नवंबर 2023 तक के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो यहाँ पर रखे हैं। तो देश में प्रेजेंट में 106 नेशनल पार्क हैं और 573 वन्यजीव अभयारण्य हैं। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना, जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है, 1971 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ विशेष योजनाएं हैं जो कि इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास को बचाने के लिए चलाई जा रही हैं। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई है, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो शुरू में ये योजना जो थी ये नौग बाग निचय यानी नौग बाग आरक्षित क्षेत्रों में लागू की गई थी और शुरुआत में इसका जो क्षेत्रफल था वो 16,339 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में यह योजना जो है 55 करोड़ बाग निचयों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल जो है 78,735.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 20 राज्यों में ये व्याप्त हैं। देखिए यहाँ पर ये लेटेस्ट आंकड़ा मैंने रखा है फरवरी 2024 तक का। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 55 बाग निचय हैं। पहले स्टार्टिंग में योजना स्टार्ट की गई थी 9 बाग निचयों में, लेकिन प्रेजेंट में हमारे यहाँ फरवरी 2024 तक हमारे यहाँ 55 बाग रिजर्व में। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी, जो कि 2022 में बढ़कर ये 3167 हो गई है। यानी 5वीं जो बाघ जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारत में वर्तमान में बाघों की जो जनसंख्या है वो 3167 है, जो कि विश्व की कुल बाघ जनसंख्या का 75% है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में दुनिया भर की जो बाघों की 100% जनसंख्या है उसका 75% हिस्सा जो है अकेले भारत में पाया जाता है। बाद बाकी 25% भाग जो है दुनिया के अन्य देशों में पाए जाते हैं। देखिए बाघों की जो जनगणना है ये प्रत्येक 4 साल में की जाती है। सबसे ज़्यादा बाघों की जो आबादी है वो एमपी में है, इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। देखिए बाघों को बचाने के लिए, बाघ संरक्षण के प्रति चेतना फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन परियोजनाओं के अलावा भारत सरकार के द्वारा कुछ अन्य परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो कि 1975 में स्टार्ट की गई थी, हंगुल परियोजना जो 1970 में स्टार्ट की गई थी, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1951 में स्टार्ट की गई थी। तो ये कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अब बात करते हैं जीव मंडल निचय की, यानी बायोस्फीयर रिजर्व की। देखिए जो जीव मंडल निचय शब्द है या बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो है एडवर्ड स्विफ्ट के द्वारा किया गया था। जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र जो है ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो 1971 में जो स्टार्ट किया गया था, इसके तहत जीव मंडल निचय को मान्यता प्राप्त है। देखिए जीव मंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यहाँ पर उद्देश्य है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना। सेकंड है पर्यावरण और विकास का मेलजोल बढ़ाना। तीसरा है पर्यावरण अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना। तो ये जीव मंडल निचय के उद्देश्य हैं। यहां पर जैव मंडल रिजर्व की संरचना के बारे में बात की गई है। देखिए टास्क फोर्स ने जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके आरक्षित क्षेत्र को 3 जोन में डिवाइड किया है। यहां पर पहला जोन है क्रोड क्षेत्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रोड क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे आंतरिक हिस्सा होता है।
इसमें केवल सरकारी अधिकारी या सरकारी जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं वही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। सेकंड आ जाता है इसमें मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बफर जोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोर के बाहर का जो एरिया होता है, कोर क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो बफर जोन कहलाता है। और इसका प्रयोग जो है पूर्णतया नियंत्रित और अविध्वंसक कार्य जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, जैसे कि शोध कार्य है, पर्यावरणीय शिक्षा है, प्रशिक्षण है, पर्यटन या फिर प्रबंधन से संबंधित जो कार्य हैं वो इस क्षेत्र में किए जा सकते हैं। यहाँ पर वनों का दोहन वगैरह है या फिर अन्य ऐसे कार्य जिससे कि वन प्राणियों को, वन संपदा को नुकसान पहुंचता हो, वो कार्य इसमें नहीं किए जा सकते हैं, न ही वो कार्य क्रोध क्षेत्र में किए जा सकते हैं। तीसरा है संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन। देखिए ट्रांजिशन जोन जो है सबसे भारी भाग होता है, जो कि खुला हुआ और विस्तृत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के साधनों, फसल क्षेत्र और प्रबंधित जंगलों को शामिल किया जाता है। यानी यहाँ पर जो फसल वगैरह के कार्य हैं, जो मानवीय गतिविधियां हैं जंगलों वाली, वो भी इसमें की जा सकती हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क को मान्यता प्राप्त हैं। यानी वर्तमान में हमारे यहाँ जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 को जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एमपी में 3 है, पचमढ़ी है, पन्ना है, अचान कुमार अमरकंटक है। देखिए अचान कुमार अमरकंटक एमपी में ही पड़ता है और छत्तीसगढ़ में बॉर्डर पर है ये। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश में सीसाचलम है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अगस्त्यमलया है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है। इधर आप देख पा रहे हैं, इधर उड़ीसा में सिमलीपाल है, उधर सुंदरबन आप देख पा रहे हैं, मेघालय में नौकरेक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंचनजंगा है सिक्किम में, फिर यहाँ पर दिहांग दिबांग है, फिर यहाँ पर डिब्रू साइकोबा है, फिर यहाँ पे असम में मानस है। तो ऐसे करके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है। देखिए जो काले काले जो हाईलाइटेड हैं उन्हें जो है विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहले यहाँ पर नीलगिरी आ जाता है। तो नीलगिरी के बारे में बताया गया किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, किन किन प्रांतों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत में पड़ता है। इसके अलावा नंदा देवी है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में पड़ता है। नौकरिक जो है मेघालय की गारो पहाड़ियों का हिस्सा है, गारो पहाड़ियों में पड़ता है। मानस जो है असम में पड़ता है, तो असम के इन जिलों के बीच में मानस पड़ता है। सुंदरबन जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है, उस पर पाया जाता है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पड़ता है। डिब्रू साइकोबा जो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के भाग में पड़ता है, असम में पड़ता है ये। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग जिलों के मध्य पड़ता है। पंचमढ़ी जो है ये एमपी के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भाग में पड़ता है। कंचनजंगा जो है उत्तर पश्चिम सिक्किम के भाग में पड़ता है। अगस्त्यमलाई केरल में अगस्त्यमलाई की पहाड़ियों में पड़ता है। अचन कुमार अमरकंटक जैसा कि आप जानते हैं ये एमपी और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का कुछ भाग इसमें आ जाता है। कच्छ जो है, देखिए कच्छ वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ वाला रिजर्व है। तो इसमें कच्छ का भाग आ जाता है। गुजरात के राजकोट, सुंदरनगर और पाटन जिले शामिल हैं। ठंडा रेगिस्तान जो है ये पिन वैली नेशनल पार्क, इसके अलावा चंताल और सारचूक, किब्बर, ये सब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सीसाचलम जो है इसमें पूर्वी घाट में सीसाचलम की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में चित्तूर और कड़पा जिलों के कुछ भाग इसमें आ जाते हैं। पन्ना जो है नवीनतम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाया गया, पन्ना वाला बनाया गया है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों के भाग इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि इसमें जो मोटे अक्षर वाले, जो बोल्ड वाले टेक्स्ट हैं, वो यहाँ पर यूनेस्को के बीआर नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। नीलगिरी की बात कर लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की देखिए इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीवमंडल निचय है। और सर्वप्रथम भारत में इसी निचय को सन 2000 में यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई थी। देखिए इस निचय में वायनाड वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई, नीलंबूर का वन से ढका हुआ ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धवानी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। देखिए इस निचय की जो खास बात बताई गई है कि इस निचय में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन इसमें पाए जाते हैं। सदाबहार शोलास पाए जाते हैं। घास के मैदान, दलदल पाए जाते हैं। नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो नीलगिरी ताहर पाई जाती है और
लाइन टेल्ड जो आप देखेंगे, यानी कि मंकी टेल्ड जो है ना, मंकी लाइन टेल्ड मंकी जो है वो पाया जाता है। सिर जैसी दुम वाला बंदर यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हाथी, बाघ, गौर, सांभर, चीतल जैसे जानवर ये सब पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। सेकंड है नंदा देवी जीवमंडल निचय। देखिए नंदा देवी जीवमंडल निचय जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ भाग शामिल हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण तटबंधी वन पाए जाते हैं और यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड और लेटिफोली जैसे कि ऑर्चिड और रोडोडेंड्रोडोन इसमें शामिल हैं। देखिए इस जीव मंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे कि हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और कालाबाज यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला है आपका सुंदरवन जीव मंडल निचय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर जो आप देख पा रहे हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो दलदली डेल्टा है उस पर स्थित है। यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। देखिए सुंदरबन जो है लगभग 200 से ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है और इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। यहाँ पर बाघ के अलावा चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और लंगूर भी पाए जाते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में हेरिसिएरा फोमीज जो कि बेशकीमती इमारती लकड़ी है ये भी पाई जाती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि बेशकीमती इमारती लकड़ी का पौधा हेरिसिएरा फोमीज कहाँ पाया जाता है? ये सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा है मन्नार की खाड़ी का जैवमंडल निचय, गल्फ ऑफ मन्नार वाला। देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस जीवमंडल निचय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवड़ी, अनूप और मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि समुद्री गाय। ये समुद्री गाय जो है गल्फ ऑफ मन्नार में ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी यहाँ पर संकटापन्न हैं, ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी के साथ आपका ये वाला जो लेक्चर है ये समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए जब भी इस लेक्चर एंड हुआ करे उसके बाद आप लोग जो अभ्यास प्रश्नों वाला जो वीडियो है जिसका यहाँ पर लिंक पॉपअप हो जाता है उस पर जाकर आप अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लिया कीजिए ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको जान सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।